यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ चुकी है और ये न्यूज़ है 7 नवंबर 2022 की। और इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा था, 103 अमेंडमेंट जो हुआ था, 103rd अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस का कोटा के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड कर दिया गया है 3:2 के रेशियो से, यानी 3 जज फेवर में है और 2 जज फेवर में नहीं थे। अब यहाँ पे बात है, ये द हिंदू में आर्टिकल छपा है, इकोनॉमिक्स एक्सक्लूजन, यूज ऑफ सोल इनकम क्राइटेरिया फॉर कोटाज इज क्वेश्चनेबल, बट इट शुड बी मेड टू वर्क इन ए नॉन एक्सक्लूजनरी वे। देखो, इस आर्टिकल में सीधा से ज़्यादा हिंदू ने जो डिस्कस किया है कि जो क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है जॉब्स में या शिक्षण संस्थानों में, उस पर तो हम लोग क्वेश्चन या डिबेट होता रहना चाहिए। लेकिन आगे जो इन्होंने कहा है, इट शुड बी मेड टू वर्क इन ए नॉन एक्सक्लूजनरी वे, यानी कि ये जो है नॉन एक्सक्लूजनरी वे में काम करना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से जो अभी डिसीजन आया उसमें SC ST OBC को जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा में है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये आर्टिकल कुल मिला जुला के 2 पॉइंट पे बात करता है कि क्या जो अभी डिसीजन आया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी ओनली जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का इनकम के आधार पे होना चाहिए, और दूसरा कि जो इसमें वर्गों को, जो वर्ग थे जैसे SC ST OBC, जो इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे बात किया गया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कॉन्सेप्ट में ये हो गया कि जो अभी तक क्राइटेरिया था इंडिया में रिजर्वेशन था, वो था सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस। पर इस क्राइटेरिया में इन्होंने कह दिया कि नहीं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी एक क्राइटेरिया रिजर्वेशन के लिए हो सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कम्युनिटी बेस्ड कोटाज मीन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। तो ये जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कोटा लाया गया था 2019 में 103rd अमेंडमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इसमें भाजपा की गवर्नमेंट, उसके द्वारा, उसमें कहा गया कि जो लोग SC ST OBC का रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पा रहे हैं वो इसमें फायदा ले सकते हैं। देखो, क्लियर है कि SC ST या OBC रिजर्वेशन वो एक वर्टिकल टाइप का रिजर्वेशन है, यानी अगर आप SC हैं या ST हैं या OBC हैं तो एक ही रिजर्वेशन आप ले सकते हैं, आप दूसरे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेरिट वाली सीटें हैं 50% बचती थी, इन 50% के बाद उसमें भी आप सीट ले सकते थे, लेकिन एक OBC SC में अप्लाई नहीं कर सकता था, एक SC OBC में अप्लाई नहीं कर सकता था। उसी तरीके से जो अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कॉन्सेप्ट आया, इसमें भी एक वर्टिकल टाइप का रिजर्वेशन था। पर देखो, वर्टिकल टाइप रिजर्वेशन और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन था उसमें डिफरेंस था। उसमें डिफरेंस ये था कि अगर ये सीटें ईडब्ल्यूएस की मान लो खाली जाती हैं, मान लो 10 सीटें अलॉट हुई और 10 में से 8 लोग ही सही मिल रहे हैं, ठीक है, रिजर्वेशन के एलिजिबल, और 2 सीटें खाली हो जा रही, तो वो 2 सीट जो है अब मेरिट सिस्टम में चली जाएंगी, यानी ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी। जबकि SC ST OBC रिजर्वेशन ऐसा नहीं होता, वहाँ कैरी ओवर होता है हर साल। पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन था, जैसा कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने जो FAQs में क्लियर किया था, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, कि कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं है। और ये आप बहुत सारे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट का जो ग्रेड नोटिफिकेशन था उसमें भी कहा गया था कि जो है कॉन्सेप्ट जो कैरी ओवर का, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं है। तो एक चीज ये काफी क्लियर था कि इसमें ये वर्टिकल कोटा तो इन्होंने माना, लेकिन इसमें इन्होंने कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं रखा। तो अब क्या था, यहाँ पे ये भी एक दिक्कत थी कि ऑलरेडी अगर अभी तक यही कॉन्सेप्ट था कि अगर आप एक वर्टिकल रिजर्वेशन ले रहे हैं तो 2 वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं आ सकता, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो दिया सकता है। जैसे आप SC हैं, SC महिला है, तो आपको SC होने का तो फायदा मिला ही, SC महिला होने का भी फायदा मिला आपको। ठीक है, बहुत सारी स्टेट में आपने देखा होगा कि 35% तक महिला रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो देखो वो कैटेगरी में दिया गया है। यानी अगर 27% का 35 देखेंगे तो लगभग 9% 10% है, तो 27 में लगभग 10% महिला होनी चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी आपको फायदा मिलेगा, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मिला है तो आपको ज्यादा फायदा मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो है आप वर्टिकल की बात कर रहे हैं, यानी 2 वर्टिकल रिजर्वेशन जो चैलेंज किया गया था पिटिशन में, ये कहा गया था कि आखिरकार जिनकी इनकम 8 लाख से कम है SC ST OBC में, उनको भी 10% की ईडब्ल्यूएस कोटे में फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी इनकम कम है। अब देखो, यहाँ पे दिक्कत यही थी कि अगर मान लीजिए SC की इनकम जो है या OBC की इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, तो अब वो 22.5, SC मान ली 22%, SC ST मिला के, और प्लस 10, यानी वो 32% के एलिजिबल होना चाहिए, और उसी तरह OBC 27 प्लस 10 33% के एलिजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत यही थी कि आखिरकार इनको कैसे अलाउ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्टिकल रिजर्वेशन है और 2 में से किसी एक में इनको फायदा लेना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना बहुत ही कम्बरसम होने वाला था। मान लीजिए आपने जो एग्जाम दिया UPSC IAS प्रीलिम्स का दिया, उसमें आप देखे होंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था प्रीलिम्स 77 मार्क था पिछले साल, और OBC का 89 था। अब एक OBC वाला लड़का किसको सिलेक्ट करेगा, 77 वाले को, वो तो चाहेगा 77 में जाना चाहे। अब भाई OBC वाला भी सोचता है कि नहीं, मेरे पास 27% ज्यादा फायदा है, मैं 10% क्यों लूं। ठीक है, तो समस्या यहाँ पे यही थी, और चैलेंज भी यही किया गया था कि इनको जो SC ST OBC हैं, जो वर्ग हैं, जो ग्रुप्स हैं, इनको एक्सक्लूड ना किया जाए, इंक्लूड किया जाए। पहला प्रश्न तो ये था। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या इकोनॉमिक आधार पे जो रिजर्वेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, मतलब जो 3:2 का जो टूटा हुआ जजमेंट आया है, वो देखो इस क्वेश्चन पे नहीं आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है वायलेट होता है या नहीं होता है। देखो उसमें देखो, द गवर्नमेंट शुड कंसीडर बोथ ओपनिंग द ईडब्ल्यूएस कोटा टू ऑल कम्युनिटी एंड कीपिंग द इनकम क्राइटेरिया एज मच लोअर देन द सीलिंग, परहैप्स एट सेम लेवल एज द इनकम टैक्स स्लैब टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर सो दैट सोर्स पुअर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी इफ दे आर क्राउडेड आउट ऑफ OBC SC लिस्ट शुड बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पांच बेंच की जज थी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसमें देखो ये साफ साफ इन्होंने कह दिया कि नहीं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है इकोनॉमिक बेसिस पे जो दिया जा रहा है रिजर्वेशन, वो वायलेट नहीं करता है।
प्रश्न एक और आया था कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट के केस में बोला गया कि 8 जो 1992 में जो इंदिरा साहनी जजमेंट का केस हुआ और उसमें बोला गया था कि 50% से ऊपर जो है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो देखो यहाँ पे वन इंदिरा साहनी 1992 a 9 judge bench upheld OBC reservation but favored exclusion of advanced section of beneficiary community from its purview. It introduced a form of economic criteria for first time. तो देखो यहाँ पे ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था, यानी ये बोला गया था कि अगर आप ओबीसी से हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं और एक इनकम लेवल से ज़्यादा, देखो अभी 8 लाख है, उस समय 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया गया था। अगर 1 लाख रुपए से आपकी ज़्यादा इनकम है सालाना या कुछ पर्टिकुलर जॉब में आप हैं, जैसे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, ग्रुप बी की जॉब्स में इंजीनियर है, डॉक्टर, इस तरह की जो है जॉब्स हैं, तो आप जो है ओबीसी रिजर्वेशन नहीं ले सकते हैं। तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है संस्थानम कमेटी से आया था 1971 में, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था। मतलब ये 1992 में ऐसा नहीं कि नया कॉन्सेप्ट आया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू नहीं किया गया था ये। और यहाँ पे गवर्नमेंट और जो मंडल कमीशन के थ्रू जो हमारा जो है बात हुआ था कि मंडल कमीशन ने जो है 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन की थी और मंडल कमीशन ने कहा था कि इनकी आबादी लोग 52% है, तो एज एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। देखो यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं की गई थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात, ज़्यादातर आप देखे होंगे जो रिजर्वेशन के फेवर में बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उतना उसकी भागीदारी। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने एक स्टैंड लिया था और स्टैंड यही था कि एक एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि फिर जो है जगह नहीं बचेगी। जो मेरिट सिस्टम है, जो अनरिजर्व को लेके एक बहुत ही ज़्यादा इंडिया में बहस चलती रहती है और ये बहस ये है कि अनरिजर्व जो है ना वो अपर कास्ट सिस्टम इंडिया में है और जो मेरिट सिस्टम है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट सिस्टम है। बट यहाँ पे हमें बहुत ही 2-4 पॉइंट जो है ना बहुत ध्यान से देखने होंगे। पहला पॉइंट तो हमें ये देखना होगा कि क्या जो 1947 में या 50 में जो सीटें ओपन होती थी, मान लो तब 22% रिजर्वेशन एससी एसटी का था, 80% सीटें ओपन होती थी, तब तब में क्या जो सिलेक्शन होते थे उसमें जो है अपर कास्ट का कितना पोर्शन था, और आज जो है 2022 में जब जॉब में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो अपर कास्ट का उस मेरिट सिस्टम में कितना पोर्शन है। क्योंकि आज आप तमाम जॉब में देख सकते हैं और जिस तरह की इनकम लेवल बढ़ी है और इवन एससी एसटी ओबीसी को बहुत सारी छात्रवृत्ति भी दी जा रही है, अलग से रिजर्वेशन तो है ही, एज रिलैक्सेशन भी उनको दिया जा रहा है। देखो रिजर्वेशन तो हो ही गया, उनको एज रिलैक्सेशन भी दी जा रही है, तो और ज़्यादा नंबर ऑफ चांसेस भी दी जा रही है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही है। तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, रिजर्वेशन के बावजूद भी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है जो मेरिट वाले सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं। तो ये बात क्या देखने लायक नहीं है कि जो मेरिट सिस्टम में जो मेरिट सिस्टम की सीटें बच रही हैं 50%, उसमें क्या सिर्फ अपर कास्ट के लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं या लड़कियां सेलेक्ट हो रही हैं? क्या उसमें जो जो मेरिट जो रिजर्व कैटेगरी के लड़के हैं, एससी एसटी या ओबीसी के लड़के सेलेक्ट नहीं हुए? अभी मैंने यूपीपीएससी आईटीआई का आप रिजल्ट दे सकते हैं, उसमें 30-31 सीटें थी टोटल जो है अनरिजर्व में, और उसमें जो है 15 से 16 सीटों पे ओबीसी और एससी एसटी के लोग सेलेक्ट हुए, यानी 50% से ऊपर सीटों पे एससी एसटी भी सेलेक्ट हो। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ मेरे सिस्टम की, लेकिन दिक्कत ये है कि अक्सर जो इंडिया में बात होती है ओपन कैटेगरी की या अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसको मेरिट सिस्टम कहा जाता है, तो वहाँ पे सीधा बात की जाती है कि देखिए जो अपर कास्ट की पॉपुलेशन वो काफ़ी कम है और उनको तो जो 50% जो है हम रिजर्व दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा रहा होगा, निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा 1950 या 1990 तक रहा होगा, 2000 तक रहा होगा, लेकिन आज ये स्थिति बदल चुकी है और इसको कहीं न कहीं किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी आपने जिन लोगों ने चैलेंज किया था ना, बहुत सारे मैंने आर्टिकल द हिंदू को पढ़े, कहीं भी इस पॉइंट पे नहीं बात उठाया गया कि आखिरकार जो 50% या 40% बच रही हैं सीटें, उसमें किस तरीके के लोग आ रहे हैं। क्या वो एक यूनिफॉर्म ग्रुप है या वो एक हेटेरोजेनियस ग्रुप है? होमोजेनियस वर्सेस हेटेरोजेनियस ग्रुप की बात वहाँ नहीं की गई, क्योंकि अगर आप आज देखेंगे तो आज एक चीज़ बहुत स्पष्ट आपको दिखेगी किसी भी सिलेक्शन के उसमें, किसी भी आप जॉब के सिलेक्शन में जाइए, वहाँ एक चीज़ आपको बहुत कॉमन दिखेगी कि जो ओपन या मेरिट सिस्टम है उसमें अब जो है एक पर्टिकुलर कास्ट का वर्चस्व नहीं है। मैं यहाँ पर्टिकुलर कास्ट बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर कास्ट आप ब्राह्मण, ठाकुर या जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट राज्यों में जो अपर कास्ट उनकी बात ही कर रहा हूँ मैं। तो आप नहीं आप देखिएगा उनका वर्चस्व नहीं है या उनका वर्चस्व है भी तो उतना नहीं है। यानी कि ये पॉइंट कहीं नहीं रखा गया कि जब आप रिजर्वेशन कंटिन्यूस बढ़ाते जाएंगे तो मेरिट सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी पड़ेगी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने जो 3-2 का जो डिसीजन दिया, कहीं भी इस बात को डिस्कस नहीं किया गया है कि क्या जो मेरिट सिस्टम है वो हेटेरोजेनियस सिस्टम है या होमोजेनियस सिस्टम है। तो सबसे बड़ी समस्या तो इस डिसीजन में यही है। आपने 50 से 60 कर दिया, इवन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंदिरा साहनी का जजमेंट ब्रेक हो गया। देखो बहुत सारी स्टेट ऑलरेडी ब्रेक करके बैठे थे। महाराष्ट्र में ऑलरेडी जो है 52% रिजर्वेशन था, जब इन्होंने मराठा रिजर्वेशन दिया तो ऑलरेडी 50% का सीलिंग ब्रेक था वहाँ पे। तमिलनाडु जो सबसे आगे जो है इसके विरोध में डब्ल्यूएस के डीएमके पार्टी वहाँ की, वो तो ऑलरेडी जो है उन्होंने 9 शेड्यूल में डाला। तो 9 शेड्यूल में डालने से देखो वही कहानी है कि आप जो है गंगा में नहा लोगे ना तो आपके पाप नहीं कम हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि डीएमके महाराज तो ये तो कह रहे हैं कि देखो यार ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो गया, ये हो गया, दुनिया भर का ज्ञान दिया जा रहा है स्टालिन द्वारा। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने भी तो कौन सा जो नियम कानूनों को माना है? आपने भी तो 9 शेड्यूल में डाल दिया होशियारी में 1993 में, और 2017 से जो पिटीशन लगी हुई है कि नहीं भाई इस पे डिसीजन दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में बहुत क्लियर किया था कि 1973 के बाद जितने भी डिसीजन है ना उसको रिव्यू कर सकते हैं हम लोग 24 अप्रैल 1973 के बाद। लेकिन 5 साल से तो उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये पॉलिटिकल मुद्दा पूरा बना हुआ है। ठीक है, देखो लोग के फेवर चीजें जाती है ना तो लोग जो है कहते हैं नहीं बहुत अच्छी चीज है, और अगर कोर्ट कोई चीज किसी और के फेवर में कर देती है तो तुरंत जो है लोग कोर्ट उसकी जो है ऑथेंटिसिटी पे, उसके जो लीगल सिस्टम पे तुरंत जो है क्वेश्चन करने लगते हैं। ठीक है, तो कहानी ये है कि अगर आपके फेवर में है तो आप जो कहते हैं नहीं सही है। आप बहुत सारी स्टेट में देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है ब्रेक हो चुका है। लेटेस्ट एग्जांपल आप झारखंड का ले सकते हैं। झारखंड में तो भाई इन्होंने आगे 77% रिजर्वेशन कर दिया, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, आप कितना भी कर दो। तो मुद्दा यही है कि मेरिट सिस्टम में आपने जगह छोड़ी है कि नहीं छोड़ी, और मेरिट सिस्टम में क्या सिर्फ एक तरीके के लोग आ रहे हैं, एक ही ग्रुप है, होमोजेनियस ग्रुप है, हेटेरोजेनियस ग्रुप है, इसकी भी बात नहीं की गई, डिबेट नहीं की गई। मैंने ज्यादातर आर्टिकल हिंदू के देखे, कुल मिला के डिबेट अनकंस्टिट्यूशनल आप कैसे कह सकते हो? अनकंस्टिट्यूशनल तो वैसे भी नहीं होना था इस आर्टिकल, इस जो है अमेंडमेंट को। रीजन क्लियर था कि अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस को अनकंस्टिट्यूशनल कहते हो तो जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया 8 लाख का जो भी कॉन्सेप्ट है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि क्रीमी लेयर में बोला गया कि आपकी इनकम एक लेवल से ज्यादा हो, इवन आपके पास इस तरह की जॉबें हो जैसे ग्रुप डी में हो या ग्रुप ए में हो, तो आप जो है आपका सोशल बैकवर्डनेस खत्म हो जा रहा है। क्योंकि देखो कहने का यही मीनिंग है, कहने का यही मीनिंग है कि आपको इनकम इससे ज्यादा है तो आपकी सोशल बैकवर्डनेस खत्म हो गई। देखो एससी एसटी ग्रुप में थोड़ा ज्यादा इशू इसनाते हैं, वो ज्यादा भी प्रखर इसनाते हो रहा है ना, क्योंकि उनके यहाँ अभी क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस दिन वहां भी आया ना तो अभी जो वहां पे एक आगे जो आए हुए लोग हैं वही लोग जो है बाकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी में ऐसा नहीं है।
तो अगर उनमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आएगा तो कहीं ना कहीं जो ब्रंट है ना, जब मेरिट सिस्टम में जाएंगे जो ऐसे लोग हैं, तो उनको भी सहना पड़ेगा इस ब्रंट को, जो अभी वो फील नहीं कर रहे हैं। वो अभी कुल मिला जुला के इंडिया में जो मेरिट सिस्टम है उसको अपर कास्ट सिस्टम ही डिफाइन किया जाता है, जबकि रियलिटी जो है ग्राउंड पे बहुत चेंज हो चुकी है। आप बहुत सारे रिजल्ट देख सकते हैं कि उनमें जो सिलेक्शन, देखो मैं कुछ पर्टिकुलर सिस्टम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखो 1961 का जो साइंटिफिक ऑर्डर है, जिसमें मतलब तो ये बोला गया कि जो साइंस रिलेटेड है, रिसर्च रिलेटेड है, इसरो है, पार्क है, इन सब में जो है रिजर्वेशन तो दिया ही नहीं जाता है, तो मैं उनकी तो बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जहां पे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया है, क्या वहां पे मेरिट सिस्टम में सिर्फ अपर कास्ट के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कल जब एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा तो ये ब्रंट उनको भी सहना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ओबीसी ऐसे बहुत सारे लोग जो कि क्रीमी लेयर में है, उनको जो है उनको जो है ये ब्रंट सहना पड़ रहा है। लगातार सीटें कम हो रही हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट में 30-35% हो गए। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार उनका तो कुछ है ही नहीं। आप एक चीज बता सकते हैं क्या, कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी में है, वो जब मेरिट सिस्टम में सिलेक्ट होते हैं तो क्या उनको जो है उस समाज का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं मानता हूं कि एक मान लीजिए मीरा जो है वो एसटी है और वो जो है ओपन कैटेगरी में सिलेक्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी जो 8% एसटी रिजर्वेशन है उसमें एक और जो सीट ऐड हुई, तो वो जो बंदा सेलेक्ट हुआ है, क्या उसको हम जो है उस समाज से रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? या उसको अब जो है हम जो है अपर कास्ट में इंक्लूड करेंगे जो सिलेक्ट हुआ है? और अगर ऐसा नहीं है ना, तो ये माना जाना चाहिए कि भाई ये जो आपका ओपन ओपन कैटेगरी में जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वो भी उसी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जाती है कि तो जी 80% पॉपुलेशन है, उनको तो बस मात्र 50% रिजर्वेशन मिला। देखो 50% आपको रिजर्वेशन दिया गया है, आपने लिया है या छीना है, जो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि 50% के बाद ओपन में भी तो सीटें आप लेते ही हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप ऐसे बोल दो कि ओपन में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं होता था, ये बात भी सही है आपकी। 1990 तक नहीं होता था। 1990 तक नहीं होता था क्योंकि उसमें 80% सीटें ओपन होती थी, सिर्फ एससी रिजर्वेशन था, ओबीसी नहीं था। लेकिन आज क्या स्थिति है? क्या आज वही लिटरेसी रेट है इंडिया में? 74% लिटरेसी रेट आपकी ओवरऑल पहुंच रही है। आप मुझे नहीं, मुझे तो लगता है कि इंडिया में ऐसी कोई जॉब नहीं है। एक तो ऑलरेडी जॉब बहुत श्रिंकिंग हो चुकी है गवर्नमेंट सेक्टर में, और दूसरा इंडिया में आज ऐसा कोई भी सेक्शन ऐसे नहीं बोल सकता कि हमारे यहाँ एकदम पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये स्थिति 2000 के तक थी, जब तक एलपीजी नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने। लेकिन आज लगभग हर वर्ग जो है इसका फायदा भी लिया है, और इससे बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोग जो है शिक्षा क्षेत्र में आगे भी आए हैं। तो आज आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं जी आज तो हमारे पास जो बराबर प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। ये स्थिति थी 2000 के पहले तक भी थी, लेकिन ये ओबीसी रिजर्वेशन आने के बाद स्थितियां काफी तक चेंज हुई है। तो आज लगभग इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी लोग कंप्लीट कर रहे हैं, एटलीस्ट देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एकदम नीचे स्टार्ट से आ रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि जो कंप्लीट कर रहे हैं, जो फाइनल सिलेक्शन हो रहे हैं, उनमें भी आप देख रहे होंगे कि एक बहुत ही बड़ी इक्वलिटी है। इक्वलिटी ये है कि लगभग एससी एसटी या ओबीसी या जनरल से सिलेक्ट हो रहे हैं ना, वो लगभग सेम स्टार्ट के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी वाला सिलेक्ट हो रहा है एकदम लोअर स्टार्ट है और जो जनरल सिलेक्ट हो रहा है ना एकदम अपर स्टार्ट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया, और ये भी जो है मेरिट सिस्टम के अच्छा नहीं है। अब एक पॉइंट और भी बहुत बड़ा आ रहा है कि भाई जो आपने एक्सक्लूड कर दिया, ये एक्सक्लूजन का बेसिक क्या था? तो देखो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है कि एक्सक्लूजन किस आधार पे आपने किया। क्योंकि देखो एक्सक्लूड करना, क्योंकि एक आपने एक्सक्लूड सिर्फ किस आधार पे कर दिया क्योंकि आपने कहा कि इनको रिजर्वेशन दिया गया, अब ये इसमें नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसको अलाउ किया जा सकता था। अब अलाउ करने के बाद इशू ये था कि दो वर्टिकल रिजर्वेशन में किस वर्टिकल रिजर्वेशन को वो जो है चाहता है। ठीक है, मान लो मैं एससी हूं, मैं कहता हूं कि नहीं मुझे एससी रिजर्वेशन चाहिए क्योंकि मेरे पास 15% एक्स्ट्रा चांस है एक ओपन कैटेगरी से ग्रैब करने का जॉब, तो मैं तो एससी रिजर्वेशन लेना चाहूंगा। लेकिन वहीं पे अगर मुझे एससी में और ईडब्ल्यूएस में चांस दिया जाए, तो मेरे दिमाग में आ सकता है कि देखो अभी एससी में तो कम जा रहा है मेरिट किसी ईडब्ल्यूएस से, तो मैं एससी लूंगा। लेकिन मुद्दा ये है कि कितने लोग एससी लेंगे, कितने लोग ओबीसी लेंगे। हो सकता है आपने सोचा कि नहीं मैं तो ओबीसी हूं, ईडब्ल्यूएस में कम जा रहा, मैं ईडब्ल्यूएस ले लेता हूं, और कल आप जो पलटी खा जाए। तो ये भी एक इशू था कि किसको पहला प्रायोरिटी वो उस कैटेगरी का बंदा देगा। फिर भी अपर कास्ट को ज्यादा फायदा होना था इसमें, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आप हमेशा सोचोगे एक ओबीसी के पास 27% और एक 10%, उसमें से वो सोचेगा हमेशा, उसकी टेंडेंसी हमेशा रहेगी कि वो 27% का ही चुनाव करे। अगर उसको दो ऑप्शन दिए जाए, मतलब इस तरीके से जो प्रायोरिटी दी जाए कि आप फर्स्ट पे क्या रखेंगे, सेकंड पे क्या रखेंगे, तो निश्चित रूप से एक ओबीसी का बंदा बोलेगा मेरे पास ज्यादा चंक उसमें चांस है सिलेक्शन के, तो मैं ओबीसी रिजर्वेशन को ही रखूंगा। अब यहाँ पे देखो टूटा फूटा डिसीजन है, 3:2 से है। 3:2 से ये है कि भाई इन्होंने बोला कि नहीं, 3:2 से मेन जो ब्रेक होकर आया है वो इस बात पे नहीं आया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। वो बस इस बात पे आया है कि जो आपने वर्गों को एक्सक्लूड किया है वो सही है कि नहीं है। तो जस्टिस यू ललित और जो रविंद्र भट्ट थे, उन्होंने कहा कि जो वर्गों को एक्सक्लूड किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। बाकी जो 3 जज थे उन्होंने इसको सही माना, तो 3:2 से ये पास हो गया। अब देखो यहाँ कुछ बहुत सारे कंसर्निंग मुद्दे हैं, खासकर ओपन कैटेगरी के बंदों के लिए, क्योंकि आपने ओपन कैटेगरी का जो सीट है वो 60 से अप कर दिया सीधा 40, और इसको आप 40 में मत मानिए, क्योंकि रीजन क्या है कि आपने भी 40 कर दिया। अब इसमें महिला रिजर्वेशन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखा है ऑलरेडी 20% से लेकर 35% तक, और कंटिन्यूअसली डिमांड 50% की होती रहती है। मुद्दा ये है कि ऑलरेडी अगर 35 और हम देते हैं 40 में से, तो 73-74% यानी 75% सीटें अब रिजर्व है। और कुछ स्टेट जो विरोध कर रहे हैं या मतलब ऐसे कर रहे हैं, मान लो झारखंड, वहां तो 77% आपने दे रखा है। और अगर महिला रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए 23% जो बच रही सीटें, 1/3, तो 85% सीटें आप रिजर्व कर दी हो। अब 15% 20% में एक तो ऑलरेडी आपकी सीटें इतनी कम आती हैं। गवर्नमेंट अगर मान लो रिजर्वेशन बढ़ाना भी चाहती है, तो रिजर्वेशन में दो ही तरीके से कंप्रोमाइज हो सकती है। शायद आप लोगों को बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 2008 में उसमें जो है ओबीसी 2008 में ओबीसी रिजर्वेशन लाया गया था आईआईटी में। 2006 में जो है अमेंडमेंट आया, 93rd अमेंडमेंट आया था, और 2008 में वो ओबीसी रिजर्वेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लाया गया। और 2008 में जब अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, तो उस समय आईटी में जो सीटें बढ़ाए, आईटी में जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें काफी विरोध हुआ था कि और मतलब काफी विरोध हो रहा था कि आपने एक नया रिजर्वेशन दे दिया हायर एजुकेशन, जबकि जॉब की सिर्फ बातें थी। तो कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उसमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने 27 सीटें बढ़ाई थी, लगभग 27 सीटें ही रिजर्व कैटेगरी में जा रही थी, उन्होंने 27 सीटें बढ़ाई थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो हम अपने रिसोर्सेज से एक्स्ट्रा सीटें दे रहे हैं। ठीक है, ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते पूरी तरीके से कि वो 2700 सीटों में जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका कोई भी हिस्सा नहीं था।
लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ हद तक कंपनसेट किया इस चीज़ को। अब रिजर्वेशन को कंपनसेट करने के दो ही तरीके से हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ये डाटा दे कि पिछले सालों में जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें कितना ज़्यादा हमने बढ़ोतरी की। मान लो पिछले 10 आबादी तो हमारी कंटिन्यूस बढ़ी रही है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो हमारी सीटों में रिक्रूटमेंट हो रहा है, मान लो पहले 50 सीटों पे किसी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होता था हर साल, इस साल क्या हम 100 सीटों पे कर रहे हैं, या पिछले 10 सालों में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट उस डिपार्टमेंट में बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिकल मतलब इशू है, क्योंकि हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट की उतनी फंक्शनलिटी ना आ जाए आने वाले समय में। तो रिजर्वेशन को दो ही तरीके से आप रिजर्वेशन कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो इतना बढ़ चुका है कि शायद ये रिजर्वेशन का मुद्दा ही रिलेवेंट हो गया है इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि लोग लगता है कि कोई भी कमेटी किसी दिन उठेगी और रेल की पटरी को उखाड़ देगी। देखो ऐसे मैं किसी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई यही है कि कोई उठेगा, रेल की पटरी को उखाड़ देगा और कोई अपना जो एक वोट बैंक बना लेगा और जो इसको जो है अपना मतलब रिजर्वेशन ले लेगा। ऑलरेडी जो 75% तक रिजर्वेशन हो चुका है, मैंने आपको बता दिया ज़्यादा स्टेट्स में अगर महिला रिजर्वेशन ले लिया, और अगर मोदी जी की कृपा रही तो हो सकता है सेंटर में महिला रिजर्वेशन ला दिया जाए, और एक तिहाई भी उन्होंने दिया 33% भी। तो आप देख सकते हैं कि 73% 74% तक रिजर्वेशन हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि बाकी 100 लोग 25% में फाइट करेंगे, यानी उस बंदे के लिए जो ओपन कैटेगरी में फाइट कर रहा है उसके लिए कितनी बड़ी समस्या होगी, वो 4 गुना लोग ज़्यादा फाइट कर रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि जिनके साथ ये जो लगातार बोला जाता है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस, वी आर करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ये बात सही है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस होना चाहिए, करेक्ट किया जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कहा जाता है कि जिनकी जिसकी हिस्सेदारी उतना उनकी भागीदारी। समस्या ये है कि आप कंटिन्यूस जो है फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध करती हैं बहुत सारी कम्युनिटीज। वो कहती नहीं कि हम तो इतनी बच्चे पैदा करेंगे, भगवान की देन है या जिसकी भी देन है। बाकी कम्युनिटी जो कंटिन्यूस एक बच्चा 2 बच्चा पैदा करके वो शिक्षा पे इस पे खर्च कर रही है, अगले 25 साल में जब वो बच्चा नौकरी के स्टेज पे आएगा तो पिछला वाला कहेगा कि चूंकि हमने इतना बच्चा पैदा कर लिया, हमारी जो हालत आज खराब हो गई है, तो हमको रिजर्वेशन देना चाहिए। यानी कि वो समाज, जिस समाज ने 25 साल में कंटिन्यूस अपने बच्चे पे खर्च किया, कि वो जो है एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएगा जो हमने नहीं जी, और दूसरा वाला सिर्फ इस नाते उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा क्योंकि उसने जो है अपने समाज पे नियंत्रण नहीं लाया, अपने लोगों को गरीब बना के रखा सिस्टम में। तो ये चीजें भी जस्टिफाई कैसी की जाए? हिस्टोरिकल इंजस्टिस के नाम पे मिल सकता है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट की जो स्थितियां जिसमें ये कंटिन्यूस बात की जाती है कि नहीं भाई, जिसकी जितनी आबादी के आधार पर तो मिलना चाहिए रिजर्वेशन, चलो मिल गया, लेकिन क्या सबकी आबादी सेम ग्रोथ रेट से बढ़ रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। जब भी बात की जाती है कि नहीं 2 बच्चों का, भाई 2 बच्चों को कर दीजिए आप, तो बहुत सारे लोग विरोध कर जाते हैं कि नहीं 2 बच्चे तो हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करते 2 बच्चों को, हमें नहीं चाहिए, हम कोई जॉब ही नहीं करते गवर्नमेंट। लेकिन डाटा कल जो इकट्ठा होता है ना, तो इस आधार पर ये लोग कहते हैं कि नहीं देखिए जी हमारे में गरीबी बहुत है। अब लोग कह सकते हैं सोशोलॉजिस्ट आके कि नहीं जी गरीबी जो है समाज की देन है, आपने गरीब बना के रखा है, ऐसे क्या वैसे क्या, वो एक अलग प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या जो रिजर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड मोल्ड में नहीं। तो आप जो कहते हैं कि नहीं जिनकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो भाई जब आपकी आबादी ही नहीं फिक्स है कि किसकी किस रेट से बढ़ रही है, तो आप रिजर्वेशन कैसे फिक्स कर सकते हो? रिजर्वेशन तो फिक्स होने वाला नहीं है। अगर ओबीसी आज कह रहा है मेरी 52% आबादी है, तो क्या ओबीसी की आबादी 52% ही रहेगी? एससी एसटी की आबादी फिक्स ही रहेगी? और इवन आपने एक ट्रेंड बहुत बहुत ही अलग देखा होगा, जो लगातार एससी और एसटी में ना कंटिन्यूस जो है, जो एससी जो रिजर्वेशन दिया गया था अनटचबल के नाम पे दिया गया था कि हिस्टोरिकल जस्टिस हुआ है, लेकिन आप कंटिन्यूस एक चीज देख रहे होगे कि एससी और एसटी में उन जातियों को भी भेजा जा रहा है जो अनटचबल नहीं थे। खासकर आप बिहार में, यूपी गवर्नमेंट में कंटिन्यूस आप न्यूज में आते होंगे, ओबीसी की बहुत सारी जातियों को एससी भेजा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी जो उनके पास पाई है उसको कम कर रहा है। और जिन लोगों को आगे आना चाहिए, जिन लोगों के लिए दिया गया था, जिनके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ था, उनको ये चीजें नहीं मिलने वाली हैं। वो वैसे के वैसे रहने वाले अगले 1000 साल भी अगर दिया, अगर मान लो 80% रिजर्वेशन कर दिया गया है तो भी आज 75% रिजर्वेशन हो चुका है ऑलरेडी बिना बोले। दूसरा बात यह है कि अभी आपने देखा होगा कि हट्टी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश की, उसको भी जो है एसटी में डाला गया। और इवन पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं ना, उत्तराखंड साइड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू रीजन में है और नॉर्थ ईस्ट में भी है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पूरे के पूरे इलाके को उन्होंने एसटी में डाल दिया शेड्यूल ट्राइब में। जैसे उत्तरकाशी का डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी में क्या किया है कि वहाँ आप जोशी हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, गवर्नमेंट को सब के सब एसटी हैं। तो ये भी एक इशू है कि आप एसटी पॉपुलेशन का जो एस्टिमेट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो और उनके पाई में ये लोग घुसे हुए हैं। अब हट्टी को ही देख, जो हट्टी को भी इन्होंने नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज एसटी। तो मैंने एक आर्टिकल था हिंदू में भी आया था, उसमें पढ़ा, उसमें ये था कि हट्टी कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है वो शेड्यूल मतलब एक तरीके से ट्राइबल है, लेकिन उनके अंदर जो बैकवर्डनेस की बात है। देखो शेड्यूल ट्राइब में क्या था, अभी तक बात ये की जाती है कि अगर आप ट्राइब है तो आप शेड्यूल ट्राइब में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर ट्राइब हैं और शेड्यूल ट्राइब में तभी आएंगे जब आपका जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी के साथ नहीं है। ये जो है बेसिक नेचर होना चाहिए। बट इंडिया में क्या है कि आप ट्राइबल हैं, आप एडवांस भी हैं, तो भी आप इस नाम इन पर आ जाते हैं रिजर्वेशन लेने कि नहीं जी हम ट्राइब हैं, हम तो आपके भाई बंधु हैं, जो कि कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए ना इशू खड़ा करेगा। अब हट्टी के साथ ही जो हुआ है, ये हुआ है कि वहाँ पे मैंने जो पढ़ा था हिंदू में आया आर्टिकल कि ये लोग वहाँ पे अपर कास्ट स्टेटस रखते हैं। अब इनको जो आपने क्या किया, इनको एसटी में डाल दिया। तो इससे दो चीजें बड़ी मतलब अलग अलग चीजें अब आ रही, कन्फ्रंटेशन हो रहा है। एक तो आप ओबीसी वाले ग्रुप को एससी में डाल रहे हैं। एससी एसटी रिजर्वेशन देने का पर्पस था कि ये अनटचबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, मतलब इनके साथ इतना भेदभाव था, ये टोटली एक्सक्लूडेड सोसाइटी थे। आप ऐसे लोगों को रिजर्वेशन में डाल रहे हो एससी एसटी में कि जो लोग सोसाइटी से एक्सक्लूड नहीं थे, जिनके साथ अनटचबिलिटी नहीं थी, जो अपर स्टाटा के लोग हैं, उनको भी आप एससी एसटी में डाल रहे हो। आप समझ सकते हैं कि एससी एसटी के लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरा, आप मेरिट सिस्टम, आप जो है कंटिन्यूस कहते हो आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी क्यों बढ़ रही है? क्या आबादी जो है उनका ग्रोथ रेट ज्यादा है, या आप नए नए कम्युनिटीज को इंक्लूड करते जा रहे हैं? और ये इस नाते हो रहा है क्योंकि आप जो है कंटिन्यूस मेरिट सिस्टम को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। आपने 25% 30% ला दिया मेरिट सिस्टम को, आप उस चीज को नहीं खोलना चाह रहे हैं। उस मेरिट सिस्टम को आप जो है कंटिन्यूस जो है कम कर रहे हैं, और इधर से आप इन जातियों को इधर से डालते जा रहे हैं, क्या ताकि जो रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3-4 क्वेश्चन अभी भी अनरिजॉल्व है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। पहला क्वेश्चन कि क्या मेरिट सिस्टम जो ओपन सीटें बच रही हैं 25 से 30% या वो सीटें बच रही हैं, वो क्या होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस ग्रुप है?
क्या उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग आ रहे हैं? अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग उसमें आ रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, अपर कास्ट का वर्चस्व नहीं है, तो उसको तो और बढ़ाया जाना चाहिए ना, क्योंकि लोग मेरिट से आ रहे हैं। लोग मेरिट से आ रहे हैं, रिजर्व रिजर्व सब वाले उसमें मेरिट से आ रहे हैं। और अगर उनका एक मेजर चंक इससे आ रहा है तो इसको तो बढ़ाया जाना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मोहर लगा दी कि आप जितना चाहो उतना रिजर्वेशन दो। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने एक्सक्लूजन का बेस क्लियर नहीं किया है, अभी भी एक्सक्लूजन का बेस क्लियर नहीं है। और अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न ये है कि रिजर्वेशन की लिमिट क्या होगी? क्या रिजर्वेशन 100% हो सकता है? ऐसे तो 100% को सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी जो है रिजेक्ट कर रखा है कि 100% रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, लेकिन नियर टू 100% तो आप रिजर्वेशन धीरे धीरे कर रहे हो। अब झारखंड गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लो, 77% आपने कर दिया वो आर्टिकल में। अब मान लो कल महिला विरोध ला दिया तो वो 85 हो जाएगा, अगर 33% ला दिया। तो एक चीज ये क्लियर करनी होगी कोर्ट को कि आखिरकार नई लिमिट रिजर्वेशन की कितनी होगी। और ये भी बताना होगा कि अगर ओपन सिस्टम में या मेरिट सिस्टम में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप के, तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है कि आप रिजर्वेशन को कम करने की जगह रिजर्वेशन बढ़ा रहे हो, जबकि ओपन सिस्टम में लोग ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। ओपन सिस्टम में हेट्रोजीनियस ग्रुप बनता जा रहा है, फिर भी आप जो है उस सिस्टम को कम कर रहे हो, जबकि आपको हेट्रोजीनियसनेस बढ़ाना चाहिए। क्यों? यहाँ कुछ लोग कहेंगे क्यों बढ़ाएंगे हम? इस नाते बढ़ाना चाहिए क्योंकि अब जो है समाज में एक हम एग्लिटेरियन सोसाइटी चाहते हैं, और एग्लिटेरियन सोसाइटी की एक पहचान होती है कि मेरिट में ज्यादातर ऐसे लोग ना आए जो एक ग्रुप के हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से आएंगे, तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो कोर्ट ने इस बात को भी कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया में जो लीडर्स हैं या कोई भी हो, वो इस बात पे डिस्कस ही नहीं करना चाहता है कि भाई अगर ओपन सिस्टम में लोग जो आ रहे हैं वो हेट्रोजीनियस है, एक ग्रुप का दबदबा है या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ओपन सिस्टम को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उससे भी अगर एक लड़का, मान लो मेरा नाम प्रदीप यादव है या मेरा नाम ओबीसी एससी एसटी का बंदा मैं हूं, अगर मैं ओपन में सेलेक्ट हो रहा हूं तो भी तो मैं अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं कल यादव था और आज मैं जो पंडित जी हो जाऊंगा सिर्फ इस नाते क्योंकि मैं ओपन सिस्टम में सेलेक्ट हुआ हूं, अनरिजर्व सेलेक्ट हुआ हूं। तो ये बात जो है कहीं भी डिस्कशन में नहीं आती है कि आखिरकार जो ओपन सिस्टम से लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी के लड़के, रिजर्व कैटेगरी के लड़के, क्या वो अभी भी वो मतलब इनका ये कहना एक तरीके से हो गया कि जो रिजर्व में कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है वही माना जाएगा जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी को, और जो बेचारा ओपन में सेलेक्ट हो रहा है वो तो है ही नहीं, वो तो मतलब बाहर हो गया, ऐसे बात की जा रही है। तो ये तीन क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा जो है क्रिटिकल हैं, जिन पे अभी भी डिस्कशन किया जा सकता है। कोर्ट को सोचना चाहिए कि आखिरकार ओपन सिस्टम में मेरिट को कैसे रखा जाए, क्योंकि ये 85% रिजर्वेशन देने के बाद 80% रिजर्वेशन देने के बाद आप किस आधार पे मेरिट की बातें कर सकते हैं? आप किसी आधार पर मेरिट की बातें नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक नया एक्सक्लूजन ग्रुप बना रहे हैं ओपन में भी। आप ऐसा बोल सकते हो कि ठीक है जी, एक जनरेशन आप जो पीछे रहो, फिर अगले जनरेशन में आपको रिजर्वेशन देंगे, तो ये भी एक तरीके से बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि आप एक जनरेशन उनको पीछे करो, फिर अगले जनरेशन में उनको रिजर्वेशन दो। इससे अच्छा ये सारे डाटा गवर्नमेंट को लेने चाहिए और समझना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।